नमस्कार, द फेडरल देश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस शख्स के बारे में, जो पिछले कई सालों से भारतीय एजेंसियों के साथ लुका-छिपी का खेल खेल रहा था, लेकिन अब उसकी बेल्जियम में गिरफ्तारी हो चुकी है। नाम है मेहुल चोकसी। इस नाम से आप परिचित होंगे, ये हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी है और पीएनबी फ्रॉड के साथ, पंजाब नेशनल बैंक के साथ जो फ्रॉड हुआ था, जो अभी के बैंकिंग इतिहास में सबसे बड़े घोटाले के तौर पे जाना जाता है, उसमें ये आरोपी है और ये भारत छोड़ कर के भाग गया था, इसलिए इसको भगोड़ा भी कहा जाता है। और मेहुल चोकसी के बारे में ये था कि पहले ये एंटीगुआ में रह रहा था, फिर बाद में वो बेल्जियम कुछ हेल्थ रीजन की वजह से बेल्जियम शिफ्ट कर गया और बेल्जियम में पहले उसके डिटेन की खबर आई थी, अब ये हो गया है कि उसको अरेस्ट किया जा चुका है और भारतीय एजेंसियां उसको एक्स्ट्राडाइट कराने की कोशिश में लगी हुई हैं। तो मेरा पहला सवाल मेरे इस पूरी विषय पे चर्चा करने के लिए मेरे दो सहयोगी एक रावत और मनीष कुमार मौजूद हैं। अभिषेक, अब आगे का रास्ता क्या? मेहुल चोकसी की बेल्जियम में गिरफ्तारी हो चुकी है, तो अब आगे का रास्ता क्या है? आप क्या देखते हैं? अ, देखिए ललित, ये जो जानकारी आ रही है उसमें ये भी जानकारी शामिल है कि ये जो अरेस्ट हुई है बेल्जियम में, ये सीबीआई की रिक्वेस्ट पर की गई है। तो जाहिर सी बात है कि इंडियन अथॉरिटीज, इंडियन एजेंसीज की बात अगर बेल्जियम सरकार ने मानी है तो कहीं ना कहीं ये बहुत पॉजिटिव वे है आने वाले समय के लिए और इंडियन अथॉरिटीज के लिए, क्योंकि इस एक रिक्वेस्ट को मान लेने से कहीं ना कहीं एक्स्ट्राडिशन का रास्ता भी साफ होता दिख रहा है। आपको बता दें कि ये मेहुल चोकसी को लेकर लगभग 1 सवा महीने पहले ये खबर आई थी कि वो बेल्जियम में है और अपनी वाइफ के साथ है। इसके साथ ही साथ ये भी सूचना मिली थी उस समय इंडियन अथॉरिटीज को, इंडियन एजेंसीज को, कि मेहुल चोकसी जो है वहां से स्विट्जरलैंड जाने की फिराक में है और वो अपने ट्रीटमेंट के नाम पर वहां जाएगा। कहीं ना कहीं वो अपनी बीमारी जो है, कैंसर से जुड़ी हुई कोई बीमारी की इलाज के नाम पर वो वहां जाना चाहता है। इसके दो फायदे उसके होते हैं, एक तो यूके में, स्विट्जरलैंड में रुकने का उसको मौका मिलता वहां पे, और साथ ही साथ क्योंकि वो हेल्थ ग्राउंड्स पे वहां जा रहा था तो एक्स्ट्राडिशन जैसी चीज जो है उसको नहीं मिल पाती। इस बीच जैसे ही जब वो जानकारी इंडियन एजेंसीज को मिली थी तो उसके बाद से ही इंडियन एजेंसीज ने ये सक्रियता शुरू कर दी थी और ये प्रयास शुरू कर दिया था कि किसी भी तरीके से मेहुल चोकसी को अब वहीं पर रोके रखना है और फिर उसको जल्द से जल्द भारत लाना है। तो मुझे लगता है कि एक स्टेप जो है इंडियन अथॉरिटीज को पॉजिटिव वे में उनको एक सफलता मिली है। अब आने वाले समय में देखना है कि सीबीआई और ईडी किस तरीके से जो है आगे काम कर पाती है। और मुझे लगता है कि इसमें जो हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उनका भी कहीं ना कहीं दबाव रहा है बेल्जियम पर, या फिर अच्छा एक कोऑर्डिनेशन रहा है बेल्जियम अथॉरिटीज के साथ, जो इंडिया की बात मानते हुए मेहुल चोकसी को गिरफ्तार किया गया है। अब आप ये देखिए कि 13,000 करोड़ से भी ज्यादा का ये पीएनबी घोटाला था, जिसमें मेहुल चोकसी और जो उनके भतीजे नीरव मोदी, ये दोनों वांटेड हैं। तो अब तब्बूर राणा के बाद अगर मेहुल चोकसी भी भारत आता है तो मोदी सरकार के लिए ये दुगनी खुशी का मौका होगा। मनीष, जैसा कि अभिषेक ने बताया जो है कि मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसको एक्स्ट्राडाइट कराने की अब कोशिश की जाएगी और ये एक भारत के लिए दोहरी खुशी की बात है कि कुछ दिनों पहले तहव्वुर राणा की अमेरिका से एक्स्ट्राडिशन हुआ और अब इस बात की उम्मीद है कि मेहुल चोकसी की भी होगी। तो ये पूरा जो प्रकरण था, मेहुल चोकसी का पूरा प्रकरण है, नीरव मोदी का, जब ये देश छोड़ करके भागे तो किस सूरत में देश छोड़ के भागे थे, इनके पीछे क्या मतलब वजह क्या थी, जो है ये पीएनबी फ्रॉड का जो पूरा केस है, बैंक के साथ पूरा जो फ्रॉड का केस है, ये पूरे केस को आप कैसे नरेट करेंगे? ये पूरी घटनाक्रम को कैसे आप बताएंगे? देखिए ललित, ये भारत के बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड है ये। और 2000 वित्त वर्ष 2017-18 की जो तीसरी तिमाही थी, उसमें ये मामला सामने आया, जिसके बाद जनवरी 2018 में जो है मेहुल चोकसी और नीरव मोदी यहाँ देश छोड़ के मेहुल चोकसी खासतौर से देश छोड़ के भाग चुका था। उस समय से ये भागा भागा फिर रहा है। कुछ समय पहले यहाँ पे वो इलाज कराने के लिए यूरोप में गया हुआ है। लेकिन अगर इस पूरे घोटाले को अगर देखें तो लंबे समय से, क्योंकि आपको बता दें मेहुल चोकसी जो है काफी प्रभावशाली व्यक्ति था पूरे। अगर पावर कॉरिडोर की अगर बात करूं, दिल्ली के पावर कॉरिडोर की बात करूं,
तो मेहुल चोकसी काफी प्रभावशाली व्यक्ति था। आपको याद होगा कि गीतांजलि जेम्स करके इसकी एक कंपनी हुआ करती थी, जिसके देश भर में कई बड़े बड़े डायमंड के शोरूम हुआ करते थे, और उसी का ये प्रमोटर था मेहुल चोकसी। और गीतांजलि जेम्स इस देश की सबसे बड़ी डायमंड रिटेल कंपनी के तौर पे, और उसके बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार्स, कटरीना कैफ से बात कर लें आप, चाहे बड़े बड़े स्टार्स इसके ब्रांड के इसके प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे। और बहुत ही बॉलीवुड से लेके पॉलिटिकल सर्कल्स में, उद्योग जगत में बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति था। बल्कि मौजूदा आपको बता दूं कि जिस समय एक गोल्ड स्कीम लॉन्च हो रही थी प्रधानमंत्री के आवास पे, वहां पे भी ये व्यक्ति उस समय मौजूद था। तो इसके सभी जगह कनेक्शंस अच्छे थे। लेकिन हुआ क्या कि पंजाब नेशनल बैंक, नीरव मोदी विदेशों से कच्चा हीरा जो है वो आयात किया करता था। अच्छा, कच्चा हीरा जो आयात किया करता था, तो उसके लिए क्या था? उसके लिए क्योंकि बहुत ऊंचे दाम पे वो आयात होता था, तो वो पंजाब नेशनल बैंक से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, यानी पंजाब नेशनल बैंक अगर एलओयू दे देती है, जारी कर देती है, तो विदेशों में बैठा हुआ कोई बैंक जो है उसके बदले में भुगतान कर देता है। मतलब अगर मेहुल चोकसी, नीरव मोदी हीरा का आयात कर रहा है और पंजाब नेशनल बैंक ने एलओयू जारी किया इन दोनों को, तो उसके बाद वो हीरा आयात होके भारत आता है, और 90 दिनों के भीतर जो है इसको पंजाब नेशनल बैंक को पेमेंट करना था। लेकिन हुआ क्या कि ये एक गलत तरीके से साइकिल चला रहा था। इसमें कुछ फर्जी एलओयू भी जारी किए गए थे बैंक अधिकारियों की तरफ से, पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों की तरफ से। खास तौर से मुंबई में एक ब्रांच की बात बताऊं आपको, तो फर्जी एलओयू जारी किए गए थे। और ये लंबे समय, ये बहुत सालों से ये प्रक्रिया चली आ रही थी। और इस तरीके से, और ये क्या करता था कि एलओयू के जरिए जो जारी करने के बाद जो इन लोगों को रकम चुकाना होता था पंजाब नेशनल बैंक को, उसको दूसरे बैंकों से उस लोन को फाइनेंस कराता था। मतलब इसको साइकिल पे साइकिल इस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को ये अंजाम दे रहा था। वो बैंक कर्मचारी जो इसको इस सुविधा का लाभ दे रहे थे, 2016-17 के आसपास वो रिटायर हो चुके थे, और दूसरे नए अधिकारियों को इन लोगों ने अप्रोच किया वही फर्जी एलओयू जारी करने के लिए, जो कच्चा हीरा आयात करने के लिए। लेकिन जब नए अधिकारी जो है, जो इस पूरे मामले, इन लोगों ने जिनको अप्रोच किया एलओयू जारी करने के लिए, उनको लगा कि इसमें कुछ घालमेल है। उसके बाद ये पूरे स्कैम का मामला सामने आया, और तब लगा कि पंजाब ने फर्जी एलओयू जारी करके इसने पंजाब नेशनल बैंक को बहुत मोटा चूना लगाया था। जैसा कि अभिषेक ने बताया भी, करीब $2 बिलियन के आसपास, 14,000 उस समय के अगर वैल्यूएशन को देखें, जो डॉलर का उस समय रुपए का जो एक्सचेंज रेट हुआ करता था, $2 बिलियन का नुकसान पहुंचाया था। और इस कारण पंजाब नेशनल बैंक जो है, लंबे समय तक बैंक को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मनीष, यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि जैसे जब 13,500 करोड़ रुपए का घोटाले को अंजाम दिया, और वो फर्जी तरीके से एलईयू जो साइन करा करके और एक साइकिल बना लिया, तो कहीं ना कहीं तो उसमें बैंक कर्मचारियों की भी मिली भगत रही होगी, क्योंकि अकेले ये तो कस्टमर था और ये कारोबारी था, ये बैंक के पास जाता, अपनी बात रखता, अपने क्रेडिट रिकॉर्ड को बताता, ट्रैक रिकॉर्ड को बताता, और उसके आधार पे ही उसको सारी चीजें मिल रही थी। तो क्या इसमें बैंक कर्मचारियों का भी इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, मतलब बड़े उच्च स्तर पर, कर्मचारी से लेकर के बड़े अधिकारियों तक? बिल्कुल इसमें अधिकारियों भी भगत की, इसके बाद ईडी से लेकर सीबीआई सभी ने जांच की, और जिसके बाद ये बड़ा घोटाला जो है ये सामने आया निकलकर, और भारत के बैंकिंग इतिहास का ये सबसे बड़ा घोटाला है, पीएनबी बैंक घोटाला। मैं हूं आप ललित जी, अभी पीबी इस सदमे से जो है उबर पूरी तरीके से नहीं पाई है, जबकि पंजाब नेशनल बैंक भारतीय स्टेट बैंक के बाद दूसरी सबसे बड़ी सरकारी बैंक हुआ करती थी। लंबे समय तक अपने बैलेंस शीट को उसको ठीक करने में वक्त लगा है। सरकार की सहायता से कैपिटल इन्फ्यूज किया गया, जिसके बाद बैंक को पटरी पर लाया गया। लेकिन ये सभी पैसा किसका था? ये आम नागरिकों का पैसा था, जो आम निवेशक, आम डिपॉजिटर्स, उनका, जो पंजाब नेशनल बैंक है, उनका ये पैसा। तो जाहिर तौर पर अर्पण करना चाहती है
हालांकि गंभीर बीमारी है, कैंसर जैसी, ब्लड कैंसर जैसी गंभीर बीमारी है और इसलिए वो बचता आ रहा है। एंटीगुआ से भी एक बार भारत सरकार की तरफ से कोशिश की गई थी उसको लाने की, लेकिन वो विफल साबित हुआ था तब। लेकिन जो फ्यूजिटिव कानून है भगोड़ों को लेकर, वो भी इसी सब जब ये मामले सामने आए उसके बाद संसद से फ्यूजिटिव लॉ जो है वो पारित किया गया था और इन भगोड़ों को विदेशों से लाने के लिए और उनके संपत्ति को जब्त करने के लिए, फ्यूजिटिव जितने भी हैं उनके संपत्ति को जब्त करने के लिए ये कानून लाया गया, जिसके तहत अगर हम बात करें तो विजय माल्या की बात करें, ललित मोदी की बात करें, चाहे हम मेहुल चोकसी की बात करें और नीरव मोदी की बात करें, तो इन सबकी संपत्ति को जब्त किया गया, जिससे कि बैंक में जिन डिपॉजिटर्स के पैसे का नुकसान पहुंचा है, बैंक उस पैसे की भरपाई की जा सके। तो काफी हद तक चाहे एसबीआई का मामला आप देखें विजय माल्या के केस में, चाहे हम पंजाब नेशनल के बैंक के केस में देखें, हम लोग तो इस विजय कानून के माल्या जरिए मनीष, विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी के बारे में बात करेंगे आगे, लेकिन हम थोड़ा सा बात करते हैं अभिषेक से। अभिषेक, 2018 में जब नीरव मोदी और मेहुल चोकसी दोनों इस देश को छोड़ करके भागे तो राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त तरीके से चर्चा हुई कि कहीं न कहीं ये सरकार की मिलीभगत है और बिना सरकार की जानकारी में ये चीज संभव ही नहीं है। जो व्यक्ति 13,500 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल है और जिसके ऊपर आरोप भी लगा है, उस तरह की बातें आ रही हैं और वो देश छोड़ के इतना आसानी से भाग जाए, तो वो बिना सरकारी जानकारी के संभव ही नहीं है। तो अब क्या आपको लगता है जो है कि कम से कम जो विपक्ष 2018 में ये आवाज उठाता था जो है कि सरकारी मिलीभगत भी रही, सरकार को भी ये जानकारी में थी, तो अब क्या कि विपक्ष की जो आवाज है वो कुंद पड़ेंगे, मंद पड़ेंगे, क्योंकि बेल्जियम में उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो खासतौर से इसका पॉलिटिकल जो हिसाब किताब है वो किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए ललित, ये जो मेहुल चोकसी को अभी हम जो कह रहे हैं कि बेल्जियम सरकार ने वहां उसको गिरफ्तार किया है और एक्स्ट्रेडिशन की बात चल रही है, तो जाहिर तौर पे ये दो तरफा खुशी की बात है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। पहली बात तो जो 13,800 करोड़ से ज्यादा का जो फ्यूजिटिव है वो हत्या चढ़ा है और उसको भारत वापस लाने की बहुत ज्यादा उम्मीदें जग चुकी हैं। और दूसरी बात, जैसा आपने बताया कि राजनीतिक गलियारों में जब 2018 में ये चाचा भतीजे दोनों जब देश छोड़ के भागे थे, तो जाहिर तौर पे मोदी सरकार को घेरा गया था विपक्ष द्वारा और बड़े बड़े आरोप लगाए गए थे। तो ये अब अगर मेहुल चोकसी वापस भारत लाया जाता है तो जाहिर तौर पे ये वो जवाब होगा विपक्ष के लिए भी, जिन्होंने आरोप लगाए थे और ये कहा था कि बगैर सरकार की सहमति के या रजामंदी के ये दोनों, हाँ, ये जानकारी के दोनों जो है देश को नहीं छोड़ के जा सकते हैं। तो ये आप मान के चलिए कि तभी मैंने अभी जब पहले कहा था, तो ये तब्बूर राणा के बाद मेहुल चोकसी का अगर भारत आना होता है तो जाहिर तौर पे दुगनी खुशी का मौका होगा और फिर एक बार मोदी सरकार की तरफ से ये पूरी जनता को ये कहा जाएगा कि ये नया भारत है, जिस तरीके से वो कहते आए हैं हर चीज के लिए। तो ये काफी पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि इसके बाद जो अब जैसे ललित मोदी भी आप समझ के चलिए कि रडार पर ही हैं, क्योंकि वो उनका भी पता है, आपको पता ही होगा कि उन्होंने पहले नागरिकता ली थी और वहां से वहां के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने उस नागरिकता को कैंसिल कर दिया था और अब वो फंसे हुए हैं क्योंकि इन्होंने इंडियन जो नागरिकता है वो सरेंडर करने के लिए एप्लीकेशन भी दे दी थी। तो मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे करके शायद जो हमारे देश के भगोड़े हैं वो भारत की धरती पर वापस लाए जाएंगे और उन पर जो कानूनी प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी और उनको उनकी किए की सजा भी मिलनी चाहिए, ऐसे हमें उम्मीद रखनी चाहिए। और विपक्ष के लिए ये एक सेटबैक हो सकता है, लेकिन राजनीतिक कारणों से बाकी तो खुशी का मौका उनके लिए भी है कि भारत का कोई भगोड़ा जो है उसको भारत की धरती पे लाया जा रहा है और फिर यहाँ की कानूनी प्रक्रिया के तहत उस पे केस चलेगा और जो भी सबूत होते हैं, जो भी साक्ष्य होते हैं, उनके आधार पर उनको सजा भी दी जाएगी। अच्छा अभिषेक, अभी भी दर्शकों के दिमाग में दो तरह के सवाल उठते हैं कि ये मेहुल चोकसी एंटीगुआ क्यों गया और एंटीगुआ वाली जो कहानी है, स्टोरी है, उसके बाद वो फिर बेल्जियम चला गया। ये बड़ी मतलब है कि आखिरकार ये इस तरह का क्या वो पहले से उसको पता था जो है कि ठीक है इतना बड़ा फ्रॉड करो और उसके ऊपर विदेश भागो, एंटीगुआ चले जाओ, बेल्जियम चले जाओ तो थोड़ी सी सेफ्टी मिल जाएगी। ये मतलब एंटीगुआ और बेल्जियम का सिलेक्शन करने के पीछे वजह क्या रही होगी? देखिए ललित, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेहुल चोकसी और नीरव मोदी जो भी गड़बड़ी कर रहे थे इससे अवगत थे, तो
इसमें तो कोई शक नहीं है कि उन्हें ये नहीं पता था कि वो जो कर रहे हैं वो गैर कानूनी है और जनता का पैसा ही वो कहीं ना कहीं घोटाले में लूट कर अपने पास ला रहे हैं, अपने व्यवसाय में लगा रहे हैं। रही बात एंटीगुआ की, तो एंटीगुआ में कुछ इस तरीके की सबसे पहले इन लोगों ने इस तरीके के वो देश देखे कि कहाँ पर भारत का एक्स्ट्राडिशन नहीं है। आपको बता दें कि 2014 से पहले की बात करेंगे तो जो एक्स्ट्राडिशन की हमारी सहमति थी कई विदेशों से जो है वो नहीं थी, और इन सब मामलों के बाद नए सिरे से जो है एक्स्ट्राडिशन के लिए सहमति कई देशों के साथ बनाई गई है। एक स्ट्रॉन्ग विल भी दिखाई गई इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि नहीं, जो हमारे देश का भगोड़ा है हम उसको ऐसे ही नहीं जाने देंगे। और ये संदेश भी दिया गया कि भाई भारत भी जो है अपने देश के गुनाहगारों को सजा देने में सक्षम है, उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी चाहिए वो करेंगे, और जहां तक के भी जाना हो दुनिया भर में वहां पे भी जाएंगे। तो ये कड़ा संदेश दिया गया है। तो इसी वजह से आप देखेंगे जब वो एंटीगुआ गया था तो यही क्वेश्चन उठे थे कि उस देश के साथ हमारा एक्स्ट्राडिशन नहीं है, तो वो सेफ जोन में पहुंच गया है, किस तरीके से आगे उसको हम शिकंजा कस पाएंगे। तो लेकिन आप देखेंगे कि जब एंटीगुआ की गवर्नमेंट के साथ इंडियन गवर्नमेंट का कन्वर्सेशन हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, तो उसके बाद जो है मेहुल चोकसी को एंटीगुआ भी छोड़ना पड़ा है। और अभी जो बेल्जियम की बात आई है, बेल्जियम में भी वो इसलिए अरेस्ट किया गया है क्योंकि उसने वहां पर अपनी वाइफ प्रीति चोकसी के साथ मिलकर जो है एक एफ रेसिडेंसी होता है कार्ड, वो हासिल कर लिया था। लेकिन उसमें ये सारे तथ्य छुपाए गए थे कि उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस चल रहा है इंडिया में, या फिर वो इंडिया से ताल्लुक रखता है भी या नहीं। तो ये जो फर्जीवाड़ा उसने किया है, इसी बिना पर बेल्जियम अथॉरिटीज ने, बेल्जियम गवर्नमेंट ने उसको अरेस्ट किया है। और फिर अब जो एक्स्ट्रेडिशन की कार्रवाई है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो कम्युनिकेट की गई है, वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। बस देखना ये है कि उसमें कितना टाइम लगता है, क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि मेहुल चोकसी ने वहां पर अपनी बेल भी अप्लाई की है और हेल्थ ग्राउंड्स को रखा है वहां पर। जैसा भी मनीष भी बता रहे थे कि ब्लड कैंसर की शिकायत है उनको, उससे पीड़ित हैं वो। और यही सूचना लगभग 1 महीने पहले भी आई थी कि अब वो बेल्जियम से भी निकलकर स्विट्जरलैंड जाना चाह रहा है, और यही अपनी बीमारी के इलाज के नाम पर वो स्विट्जरलैंड जो है मूव करना चाह रहा था। तो बीच उसकी जो प्लानिंग है वो बीच रास्ते में ही धरी की धरी रह गई है। अब इंतजार बस इस चीज का है कि कब एक्स्ट्राडिशन उसका हो पाता है और कब उसको भारत लाया जा सकेगा, इसका इंतजार अभी। मनीष, जैसा कि आप पीछे कह रहे थे, संक्षेप में आप बताइएगा कि अब क्या है कि ताहूर राणा का एक्स्ट्राडिशन हो चुका है, मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी बेल्जियम में हो चुकी है, और ये कहा जा रहा है कि सीबीआई और ईडी की तरफ से इस तरह की कवायद भी की जा रही है कि उसको एक्स्ट्राडाइट भी कराया जाए। तो आगे जो विजय माल्या हैं, चाहे नीरव मोदी हैं, चाहे ललित मोदी हैं, इनके लिए किस तरह का आप देखते हैं रास्ता जो? मनीष, आप तक आवाज आ रही है? तो जैसा कि आपने देखा कि मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी बेल्जियम में हो चुकी है, और अब इस बात के आसार भी लगने लगे हैं कि उसका भी एक्स्ट्राडिशन हो सकता है निकट भविष्य में। हम लोगों को यह खबर सुनने को मिले कि मेहुल चोकसी भी भारत आ चुका है। और क्योंकि मेहुल चोकसी और नीरव मोदी की पूरी कहानी को आप देखिए तो इन लोगों ने कितना सिस्टमेटिक तरीके से पूरी व्यवस्था को, मतलब बैंकिंग सिस्टम के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया, बैंकिंग सिस्टम के साथ किस तरीके से घोटाला किया। निश्चित तौर पे ये भगोड़े भी हैं और भारत की कानून के शिकंजे में, कानून की कसौटी पर उनको कसा जाना बाकी है। तो इंतजार रहेगा कि क्या मेहुल चोकसी की वापसी भारत कब होती है, ये देखने वाली बात होगी है। इसी के साथ हम अपनी चर्चा को विराम देते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इसके साथ ही साथ देश.thefederal.com को आप लॉगिन करके खबरों को पढ़ सकते हैं, अपडेटेड खबरों को पढ़ सकते हैं, तथ्यात्मक खबरों को पढ़ सकते हैं। अभिषेक और मनीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ललित जी।